हेलो फ्रेंड्स, 7th सेंचुरी एडी की शुरुआत में भारत के बाहर दो बड़े एम्पायर्स थे। एक था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटीन एम्पायर भी कहा जाता है, और दूसरा था पर्शियन एम्पायर, जहां पर सैसनीड डायनेस्टी का रूल था। 7th सेंचुरी के दौरान इन दोनों एम्पायर्स में लगातार युद्ध होते रहते थे। मैप में आप देख सकते हैं कि सैसनीड एम्पायर उस समय भारत का नेबर हुआ करता था, क्योंकि इनके एम्पायर की टेरिटोरियल बाउंड्री सिंध से टच होती थी। बट अभी हमें जहाँ फोकस करना है वो लोकेशन है मक्का। मक्का वो जगह है जहाँ पर 570 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ। इनका जन्म कुरैशी ट्राइब में हुआ था। जीवन के शुरुआती सालों में ये एक अरब मर्चेंट हुआ करते थे, यानी ये एक व्यापारी थे। लेकिन अपने आसपास फैली बुराइयों को देखकर इनका मन परेशान हो जाता था और ये अपने मन को शांत करने के लिए हीरा नाम की गुफा में चले जाते थे। 610 एडी में जब वो इस गुफा में बैठे हुए थे, तब उनके सामने गैब्रियल नाम का एक फरिश्ता प्रकट हुआ, जिसने मोहम्मद को बताया कि वो एक साधारण इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के लास्ट मैसेंजर हैं। गैब्रियल ने मोहम्मद को कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई। मोहम्मद पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन सभी आयतों को याद कर लिया था। अगले 23 ईयर्स तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और इस दौरान मोहम्मद इन आयतों को अपने कंपेनियंस को बताते, जो इन आयतों को अलग अलग जगह पर लिख देते थे। फॉर एग्जांपल पेड़ों पर, पत्थरों पर और हड्डियों पर। बट 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई और इनकी डेथ के काफ़ी सालों के बाद इनके द्वारा बताई गई आयतों को एक बुक की फॉर्म में कंपाइल किया गया, जिसे कुरान कहा जाता है। माना जाता है कि कुरान की कंपाइलेशन मोहम्मद की डेथ के काफ़ी पहले से ही शुरू हो गई थी, बट फाइनल कंपाइलेशन प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद ही हो पाई थी। इनकी डेथ के बाद क्या क्या हुआ उसे जानने से पहले हमें प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करना होगा और वापस से उस पॉइंट पर आना होगा जब प्रॉफिट मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हुई थी। तो हो क्या रहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो इस ज्ञान के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताने लगे, तो कुछ लोग तो उनके फॉलोअर्स बन गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। और इस तरह दो ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। एक ग्रुप था उनके फॉलोअर्स का और दूसरा ग्रुप उन लोगों का था जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को अपोज कर रहे थे। इन दोनों ग्रुप्स में कट्टर दुश्मनी सी हो गई थी, क्योंकि बात रिलीजियस सेंटिमेंट्स की थी। मोहम्मद कह रहे थे कि गॉड सिर्फ एक है और वो है अल्लाह, जबकि अरब रीजन में उस समय बहुत सारे अलग अलग तरह के कबीले थे जहाँ पर मल्टीपल गॉड्स का कंसेप्ट प्रचलित था। ऐसे में 622 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स को मक्का से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस इवेंट को इस्लाम में हिज्र कहा जाता है। हिज्र का मतलब होता है माइग्रेशन, और इस इवेंट को इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इसीलिए इस्लामिक कैलेंडर को हिज्र कैलेंडर भी कहा जाता है। तो 622 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स मक्का से निकलकर मदीना तो पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऐसे में अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी तैयार की और प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स की कम्युनिटी को मुस्लिम कम्युनिटी कहा जाने लगा, जिसका बस एक ही मकसद था, इस्लाम को स्प्रेड करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी का पार्ट बनाना। और जब लगने लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी स्ट्रांग होने लगी है, तो प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स ने 630 एडी में वापस मक्का लौटे और एक के बाद एक अपने सभी अपोनेंट्स को ख़त्म करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद ने पूरे के पूरे अरेबियन पेनिनसुला को कॉन्कर कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अरेबियन पेनिनसुला के सभी कबीले अब इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे और जिन्होंने नहीं स्वीकारा वो ख़त्म कर दिए गए। इस तरह इस्लाम अरेबियन पेनिनसुला में अब एक डोमिनेंट रिलीजन के रूप में स्थापित हो चुका था। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, बट प्रॉफिट मोहम्मद की एबल लीडरशिप और सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स का ही नतीजा था कि मात्र 10 सालों में उन्होंने पूरे के पूरे अरेबियन पेनिनसुला को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और इस इस्लामिक स्टेट की कैपिटल बनी मक्का। अगर अब आप मैप पर नज़र डालें तो आप देख पाएंगे कि 632 एडी तक कितना बड़ा हिस्सा इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो चुका था। बट 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई और उनके बाद उनका कोई भी सक्सेसर नहीं था। ऐसे में एक लीडरशिप क्राइसिस की सिचुएशन हो गई। आप सोच के देखिए कि पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला एक मुस्लिम कम्युनिटी के कंट्रोल में है, लेकिन लीडर की डेथ हो गई है और डेथ से पहले सक्सेसर के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई।
ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी में दो गुट बने। एक गुट चाहता था कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर उनकी फैमिली से हो, और दूसरा गुट चाहता था कि सक्सेसर उसे चुना जाना चाहिए जो कि प्रॉफिट मोहम्मद का सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन हो। और ज़्यादातर लोगों का यही मानना था, यानी मेजॉरिटी इस पक्ष में थी कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर उनका सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन होना चाहिए, और इसीलिए अबू बकर को फर्स्ट खलीफा चुना गया। ये प्रॉफिट मोहम्मद के सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन हुआ करते थे। इस तरह 632 AD के बाद से मुस्लिम कम्युनिटी को खलीफा सिस्टम से रन किया गया, जिसे इंग्लिश में हम लोग कैलिफेट सिस्टम कहते हैं। वैसे अरेबिक में खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर। 632 AD से लेकर 661 AD के बीच मुस्लिम कम्युनिटी में एक के बाद एक 4 खलीफा हुए। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इन चारों खलीफाओं के रूल को रशीदून कैलिफेट कहा जाता है। रशीदून का मतलब है राइट गाइड, मतलब इन चारों खलीफाओं ने मुस्लिम कम्युनिटी को सही दिशा दिखाई। रशीदून कैलिफेट का मेजर अचीवमेंट ये था कि ये इस्लाम को अरेबियन पेनिनसुला के बाहर भी स्प्रेड करने में कामयाब रहे। आप मैप में देख सकते हैं कि रशीदून कैलिफेट ने ससनीद एम्पायर को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और अब ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब रीजन्स में रशीदून कैलिफेट का कंट्रोल हो गया। इसके अलावा तुर्की के कुछ पार्ट, सीरिया, लेबनान और नॉर्दर्न अफ्रीका के कुछ पार्ट्स पर भी अब रशीदून कैलिफेट का कब्ज़ा हो चुका था। यानी ना सिर्फ इन्होंने ससनीद एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म किया, बल्कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटीन एम्पायर कहा जाता था, उन्हें भी रशीदून कैलिफेट ने कई लड़ाइयों में हराया था। कहने का मतलब ये कि अब इस्लाम सिर्फ सऊदी अरेबिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अरेबियन पेनिनसुला के बाहर भी इस्लाम स्प्रेड होने लग गया था। मुस्लिम कम्युनिटी को रशीदून कैलिफेट से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी, रशीदून कैलिफेट्स उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी। लेकिन फोर्थ खलीफा अली के रूल के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी दो पार्ट्स में डिवाइड होनी शुरू हो गई। ये दो पार्ट्स थे सुन्नी और शिया। सुन्नी मुस्लिम चाहते थे कि नेक्स्ट खलीफा मुस्लिम कम्युनिटी की सहमति से चुना जाना चाहिए, यानी सब लोग मिलकर जिसे अपना लीडर चुने उसे ही खलीफा माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ थे शिया मुस्लिम, जो ये मानते थे कि खलीफा प्रॉफिट मोहम्मद की ही फैमिली का कोई सदस्य होना चाहिए। एक्चुअली आपको याद होगा कि ये विवाद प्रॉफिट की डेथ के तुरंत बाद भी उठा था, बट इस बार ये विवाद कुछ ज़्यादा ही गर्मा गया, क्योंकि अली जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के कज़िन और उनके दामाद भी थे। यानी ये प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली मेम्बर थे, और शिया चाहते थे कि इनके बाद जो खलीफा बने वो भी प्रॉफिट की ही फैमिली का कोई सदस्य होना चाहिए। ऐसे में शिया मुस्लिम फोर्थ खलीफा अली के बेटे हुसैन को अपने नेक्स्ट खलीफा के रूप में देख रहे थे। और अगर देखा जाए तो हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे। लेकिन इससे पहले कि विवाद शांत हो पाता, 661 AD में अली को असैसिनेट कर दिया गया और नेक्स्ट खलीफा बने मुआविया। एक्चुअली अली की डेथ के बाद माहौल बहुत ही ज़्यादा गमगीन था। बिना ज़्यादा लड़ाई झगड़े के लोगों ने मुआविया को अपना नेक्स्ट खलीफा स्वीकार कर लिया। हुसैन ने भी खलीफा बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बात आई गई हो गई। लोगों ने मुआविया को अपने नेक्स्ट खलीफा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके अलावा मुआविया को नेक्स्ट खलीफा के रूप में स्वीकार करने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि मुआविया उमैयद फैमिली को बिलोंग करते थे, जिसने इस्लाम के शुरुआती दिनों में इस्लाम को स्प्रेड करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, और बाद में भी उमैयद फैमिली अरब वर्ल्ड की रूलिंग एलीट क्लास के साथ लगातार टच में थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि खलीफा बनने से पहले मुआविया सीरिया के गवर्नर हुआ करते थे, यानी रशीदून कैलिफेट में ये गवर्नर के पद पर काम कर रहे थे। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 661 AD में रशीदून कैलिफेट एंड हो गया, लेकिन मुआविया के खलीफा बन जाने के बाद भी कैलिफेट सिस्टम चलता रहा। बट प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब मुआविया ने अपने सक्सेसर अपने बेटे यजीद को घोषित कर दिया। एक तरह से यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे उमैयद डायनेस्टी रूल कहा जाता है, और हुसैन ये होते हुए नहीं देख सकते थे। हुसैन ने अपने फैमिली मेंबर्स और सपोर्टर्स को इकट्ठा करके एक छोटी सी फौज तैयार की और यजीद के ऊपर अटैक कर दिया। इस अटैक को कहा जाता है बैटल ऑफ करबला। इस बैटल में एक तरफ हुसैन की छोटी सी आर्मी थी और दूसरी तरफ उमैयद कैलिफेट की पावरफुल आर्मी। हुसैन ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन परिणाम को बदला नहीं जा सकता था। इस बैटल में हुसैन शहीद हो गए और पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस बात से सहम गई, खासकर शिया मुसलमान। और इनके शहीदी दिवस को हर साल मुहर्रम के रूप में आज भी मनाया जाता है, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी अपना शोक प्रकट करती है।
तो हमने देखा कि किस तरह रशीदून कैलिफेट के बाद उमैयद कैलिफेट की शुरुआत हुई। उमैयद कैलिफेट का रूल 661 एडी से लेकर 750 एडी तक चला। उमैयद कैलिफेट ने अपनी कैपिटल मक्का से शिफ्ट कर दी और अपनी नई कैपिटल बनाई डेमेस्कस में, जो कि सीरिया में है। इन्होंने अपने एम्पायर को न सिर्फ सेंट्रल एशिया बल्कि नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन तक भी एक्सटेंड किया। तो अब अगर इनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन को देखा जाए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी बाउंड्री हिंदुस्तान के सिंध रीजन तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में उमैयद कैलिफेट ने सिंध को इन्वेड करने के लिए अपने जनरल्स मोहम्मद बिन कासिम और जुनैद के नेतृत्व में अपनी आर्मी सिंध की ओर रवाना की। ये बात है 711 एडी की, और उस समय उमैयद कैलिफेट के खलीफा थे अल वलीद और सिंध में रूल कर रहे थे राजा दाहिर, जो कि चाच डायनेस्टी के हिंदू रूलर थे। इस अटैक में राजा दाहिर को मार दिया गया और इस तरह इस्लाम पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर हो गया। सिंध में अब पूरी तरह से अरब रूल इस्टेब्लिश हो गया था और उनकी कोशिश थी कि ये आसपास के एरियाज़ में भी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करें, खासकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात रीजन्स में। बट ये ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उस समय गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्ट I और चालुक्य रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और जब भी अरब रूलर्स ने अपने टेरिटोरियल एरियाज़ को एक्सटेंड करने की कोशिश की, नागभट्ट फर्स्ट और चालुक्य रूलर्स ने उनको डिफीट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो उमैयद कैलिफेट उस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर था, लेकिन भारत के नक्शे पर उनकी कोई खास औकात नहीं थी। बट उमैयद कैलिफेट के टेरिटोरियल एक्सटेंड को कवर करते हुए हमने देखा कि इनका कंट्रोल अब स्पेन और पोर्चुगल तक एक्सटेंड हो चुका था। तो इसका मतलब ये है कि इनके रूल के दौरान इस्लाम भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। इनके कंट्रोल वाले रीजन्स में बड़ी तादाद में लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि इन न्यूली कन्वर्टेड लोगों को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा था जो कि अरब में रहने वाले मुसलमानों को मिलता था। इसीलिए लोगों में एक तरह का डिसकंटेंटमेंट था। उसके ऊपर से उमैयद डायनेस्टी के खलीफाओं का आलीशान लाइफस्टाइल लोगों को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग अपने रिलीजियस लीडर्स से एक तरह का खास बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं और उमैयद डायनेस्टी के खलीफा उन सब एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। और इन सब चीज़ों के अलावा शिया मुस्लिम्स अपने पुराने मुद्दों को लेकर बैठे हुए थे। वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए थे कि खलीफा तो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ही होना चाहिए। तो इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि उमैयद कैलिफेट के रूल के दौरान लोग अलग अलग रीजन्स की वजह से भड़के हुए थे, और इन भड़के हुए लोगों को एक दिशा दिखाने का काम किया अब्बास इब्न अब्दुल मुतल्लिब ने। अब्बास इब्न अब्दुल मुतल्लिब रिश्ते में प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा थे। तो शिया मुस्लिम्स तो तुरंत इनको अपना लीडर मानने के लिए तैयार हो गए, यानी एक लार्ज बेस तो इन्होंने पहले ही तैयार कर लिया, और फिर बाकी के लोगों को भी इन्होंने यकीन दिला दिया कि ये मुस्लिम समाज को उमैयद कैलिफेट से छुटकारा दिला देंगे। इस तरह 747 एडी में अब्बासिद रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसने उमैयद कैलिफेट का तख्ता पलट कर दिया, और अल्टीमेटली 750 एडी में अब्बासिद कैलिफेट की शुरुआत हुई, और इस कैलिफेट के पहले खलीफा बने अब्बास इब्न अब्दुल मुतल्लिब के ग्रैंडसन, यानी अब खलीफा प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ही था। तो ये थी डिटेल्स राइज ऑफ इस्लाम एंड कैलिफेट सिस्टम की शुरुआत की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब्बासिद कैलिफेट को डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।